नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं और समय हो गया है चुनावी शो यानी कि सत्ता के महासंग्राम का। और मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। आज खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे सत्ता के महासंग्राम से। महाराष्ट्र में एमवीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और उसका कारण कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव है। उन्होंने एमवीए को सीट शेयरिंग पर अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि उन्होंने 5 सीटों की मांग की है। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां उनके कार्यकर्ता होंगे और जहां उनके प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। तो अखिलेश यादव ने जोर लगाकर कहा है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। चलिए, अखिलेश यादव ने एमवीए के नेताओं को टारगेट करते हुए साफ साफ कहा है कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती है और वो त्याग करने वाले नहीं हैं। यानी कि वो एमवीए से अलग होने से भी कोई गुरेज नहीं करने वाले हैं। एमवीए में सपा को किया गया इग्नोर। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस शिवसेना ने सपा की मांगों को इग्नोर किया है। इसी के साथ महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए से 5 सीटें मांगी थी। मांग पूरी न होने पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। सपा ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के अल्टीमेटम दिए। कांग्रेस शिवसेना ने सपा की मांगों को इग्नोर किया है। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए से 5 सीटें मांगी थी और मांग पूरी न होने पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो बता दें, सपा ने जो 5 सीटें मांगी, कांग्रेस शिवसेना ने 3 पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। जी हां, और इसी के साथ कांग्रेस शिवसेना ने सपा की मांगों को, महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने एमवीए से 5 सीटें मांगी थी और अब मांग पूरी न होने पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है गठबंधन को। सपा ने जो 5 सीटें मांगी थी उस पर कांग्रेस शिवसेना ने 3 पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। जी हां, उन महज 5 सीट पर कांग्रेस और शिवसेना ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो 5 सीटें कौन थी जिनका डिमांड सपा कर रही थी और उसके बदले उसने एमवीए को ही अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां, ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं वो 5 सीटें जिन्हें सपा चाहती थी। धूले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, इसी के साथ भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, और बता दें आपको, अबू आजमी खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक हैं। ये 5 सीटें हमने आपको बताई। भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख विधायक हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी से, धूले सिटी से अनिल गोटे को उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बैग को मौका दिया है। और अगर भिवंडी वेस्ट की बात करें तो भिवंडी वेस्ट सीट से दयानंद मोतीराम चोरघे को उतारा गया है। तो ये 5 सीटें जहां की 3 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो चलिए, इसी के साथ आपको बताते हैं कि क्या 5 सीटों के विवाद में एमवीए टूट जाएगा या अखिलेश यादव त्याग करेंगे, या सपा अपने प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के मुताबिक अकेले 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ये बड़ा सवाल है। जहां यहां पर आपको बता दें, जहां सपा ने एमवीए में अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर अल्टीमेटम दे रखा है, तो वहीं एमवीए में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर बात पूरी तरह से बन नहीं पाई है। सब काम चलाने की कोशिश की जा रही है। पहले 85 और 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा होती है, फिर ये सीटें बढ़कर 90 और 90 हो जाती है और 18 सीटें छोटी पार्टियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन छोटी पार्टियों ने भी
बीजेपी एमवीए में अपनी मांगों को पूरा नहीं होने का आरोप लगाया है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान आया है कि आज एमवीए को सबका साथ सबका विकास की भी जरूरत है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, सबका साथ सबका विकास की क्यों जरूरत है। एमवीए को सबका साथ सबका विकास की जरूरत है। संजय राउत ने कहा है कि एमवीए को सबका साथ और सबका विकास की जरूरत है। छोटे पार्टियों द्वारा प्रत्याशी उतारने से संजय नाराज है। वहीं सपा ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम दे डाला है। वहीं पीडब्ल्यूपी के द्वारा प्रत्याशी उतारने से एमवीए नाराज दिख रही है। एमवीए में कोई किसी का नहीं सुन रहा। बता दें, सब अपना अपना कर रहे हैं। ये एमवीए की सूरत बता रहे हैं। तो आपको बता दें, एमवीए को सबका साथ सबका विकास की जरूरत है, ऐसा संजय राउत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है और किस वजह से कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बता दें, वहीं शनिवार शाम को बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में क्या खास है और अब तक कितने उम्मीदवारों का पार्टी ने ऐलान कर दिया है। बता दें आपको, ग्राफिक्स के माध्यम से बीजेपी ने शनिवार शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। अब तक 121 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। दूसरी लिस्ट की बात करें तो दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार के नाम है। दूसरी लिस्ट में एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें हैं। महायुति में शामिल पार्टियों ने अब तक 194 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे गुट 35 और एनसीपी अजीत 38 प्रत्याशी उतार चुके हैं। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत की अभी एक लिस्ट जारी हुई है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र से चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिवसेना बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट, पहली लिस्ट और तीसरी लिस्ट की जानकारी हमने दी। दूसरी लिस्ट में एक महिला का नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें, पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी और अब तक 121 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। बता दें आपको कि दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार का नाम था। उसी के साथ दूसरी लिस्ट में एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें हैं। बीजेपी 121, शिवसेना शिंदे 35। वहीं महायुति में शामिल पार्टियों ने, बता दें, बीजेपी और एनसीपी अजीत 38 प्रत्याशी उतारे हैं। इसी के साथ शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत की अभी एक लिस्ट जारी हुई है। तो ये सीट शेयरिंग से लेकर ये जो चुनावी माहौल है वहां तक की खबर हमने महाराष्ट्र से आप तक पहुंचाई है। और अखिलेश यादव के बयान पर भी जो बवाल मचा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहले लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। महायुति सब पर भारी क्या हो सकती है। अब तक 121 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार के नाम शामिल है। इसी के साथ दूसरी लिस्ट में एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें शामिल हैं। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। यहां पर अखिलेश यादव का बयान आते ही यहां पर पूरा सियासी माहौल जो है महाराष्ट्र में वो गर्मा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर लगातार अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो वो भी 25 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। इसी के साथ आपको बता दें, जो 5 प्रमुख सीटें हैं जिन पर वो जिनकी मांग उन्होंने की थी अखिलेश यादव ने, उनमें धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानर खुर्द और भिवंडी पश्चिम और मलेगांव सेंट्रल, ये 5 सीटें हैं जिनकी मांग उन्होंने की थी। जिन पर बता दें, 3 सीटों पर कांग्रेस ने और शिवसेना ने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 3 प्रत्याशी के नाम यानी कि घोषित कर दिए गए हैं और इसी को लेकर अब घमासान छिड़ा हुआ है।
और देखिए अब इसी के साथ हमारे साथ महाराष्ट्र से संवाददाता जुड़ चुके हैं। यहाँ पर प्रियंका लाठी हमारे साथ है, स्नेहल जोशी। इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। तनुज दीक्षित, आपका स्वागत है तनुज जी। और चलिए यहाँ पर बाबूलाल राठौर है और इसी के साथ प्रियंका लाठी भी हमारे साथ हैं। तो चलिए तमाम रिपोर्टर्स जो है महाराष्ट्र से इस वक्त पल पल की खबर देने के लिए पहुंच गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है एमवीए को, इस पर क्या लग रहा है, एमवीए का क्या रिएक्शन हो सकता है? क्योंकि उनका कहना है कि वो 25 सीटों पर वो उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा अल्टीमेटम दिया है। छत्रपति संभाजीनगर विधानसभा पूर्व से उम्मीदवार को टिकट दिया है डॉक्टर गफ्फार कादरी को। ये डॉक्टर गफ्फार कादरी जो है पिछले 2 बार एमआईएम की तरफ से विधानसभा चुनाव पूर्व से लड़े थे, लेकिन हार हुई थी उनकी। इस बार एमआईएम ने डॉक्टर गफ्फार कादरी को टिकट नहीं दिया। गफ्फार कादरी की जगह पर पूर्व से इम्तियाज जलील को एमआईएम के द्वारा टिकट दिया गया है और अब गफ्फार कादरी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। उनको कल रात में ही टिकट दे दिया गया है। तो कांटे की टक्कर अब यहाँ पर होगी। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से महाविकास आघाड़ी से 5 टिकट की मांग की जा रही थी, 5 सीटों की मांग की जा रही थी, लेकिन उनको 5 सीट नहीं मिली। इसके लिए अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम अपनी सीटें खुद उतारेंगे और 1 सीट छत्रपति संभाजी नगर में दी है। तो छत्रपति संभाजी नगर पूर्व विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अतुल सावे को टिकट दिया गया है 3री बार। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार दिया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार देने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर गफ्फार कादरी को समाजवादी टिकट दिया गया है। ठीक है, विजय जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। वहां पर सियासी माहौल क्या है इस वक्त? क्योंकि यहाँ पर सपा को लेकर जो सियासी संग्राम है छिड़ चुका है। यहाँ पर 5 सीटों की मांग हुई, जिस पर कांग्रेस और शिवसेना ने 3 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। क्या कुछ अपडेट है? सपा वाला आज तक अभी तक तो कोई सीटें खड़ा करने के वाला कोई सवाल तो कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन पुणे में कल जो 3 सीटें हो गई, हेमंत रास ने जो बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीदवारी मिल गई है। जो दूसरे है दिल्ली कामले जी है, जो सुनील कामले है, जो कंटेनमेंट बोर्ड है, वहां से उनको उम्मीदवारी मिली है। ऐसा माहौल है। अभी तक तो पुणे में सपा की ओर से कोई नहीं है, लेकिन हड़पसर भाग से एक उनका उम्मीदवार देने की हलचल चालू है। ठीक है, स्नेहल जोशी जी आपकी तरफ रुख करते हैं। उधर वो जो विधानसभा सीट है उससे कौन कौन प्रत्याशी, किनके बीच तकरार हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? अगर हम एनसीपी की बात करते हैं तो जिन सीटों की मांग की गई है वो कोई भी सीट इधर विदर्भ में नहीं आती है। तो विदर्भ का जो माहौल है वो पूर्णतः लोकसभा के माहौल से प्रभावित है इस वक्त। और महाराष्ट्र की जो विदर्भ की भी जो चुनिंदा सीट है और जो महत्वपूर्ण युति की जो 11 सीट है उस पर आज निर्णय आने वाला है। हो सकता है कि 2 दिन बाद जब सभी कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन एक ही दिन में दाखिल करने वाले हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र के विदर्भ के तब तक महायुति की सभी सीट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति में जो है पक्ष प्रवेश हो रहे हैं, पक्षांतर हो रहे हैं और लगातार जो है वो पूर्ण तरीके से कोई अपने ही कैंडिडेट को समर्थन दे रहा है या कोई अपने ही कैंडिडेट के विरोध में खड़ा नजर आ रहा है। कुल सोचे तो विदर्भ में अब पूर्ण जो सीटें हैं पूरी वो अब सिर्फ होल्ड पर रखी गई है। जब तक एनसीपी की या फिर महाविकास आघाड़ी की सीटों का पूर्णतः डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक शायद महायुति भी अपना जो है वो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगी। निम्मी ठीक है, प्रियंका जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। ये बताइए क्या कुछ अपडेट है सीट शेयरिंग से जुड़ी एमवीए से? सबसे पहले आपको बता दें शेयरिंग का फॉर्म में चल रही है, जो कि हम नहीं या नहीं लाना चाहते। पर जैसे कि एक बात बहुत सांगली पैटर्न होगा क्या, क्योंकि लोकसभा में और अभी स्नेहल जी ने भी बताया कि बहुत हो रहे थे कि एक पार्टी से कोई और पार्टी में अगर आपको
नहीं मिल रहा है, तो कोई पार्टी बदली जा रही है और एंड इलेक्शन के मौके पर आर्ग्यूमेंट्स हुए जा रहे हैं इन लोगों में, क्योंकि एक सीट के दावेदार कई ज्यादा बढ़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। 3 पार्टियां हैं, जैसे आपने कहा कि सपा जो पार्टी है वो भी 5 सीटों की मांग कर रही है। तो अगर सपा की बात की जाए तो ये वही 5 सीटें हैं जिनमें लोकसभा के वक्त भी यहाँ पे वोटिंग बहुत ज्यादा लीड से किसी एक क्षेत्र में तोड़ी गई थी। जैसे कि सर ने भी इस पे कई शोज किए थे। तो ये वही बात है, फिर से सपा वही सीट्स चाहती है, क्योंकि ये सीट्स जो है इसमें एक वोटिंग पैटर्न है, वो ये इकट्ठा वोट यहाँ पे गिरते हैं। और अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो अभी भी लिस्ट आने में, हालांकि स्नेहल जी इतना टाइम लगता नहीं है लिस्ट आने में, क्योंकि अभी एग्जैक्ट बहुत पास में है वोटिंग, पर अभी भी इतना वक्त लग रहा है। मतलब इनमें अनबन बहुत ज्यादा है काफी सीटों को लेके, और कई सीट्स तो ऐसे हैं जो राहुल गांधी उठकर भी मीटिंग से चले गए थे। अभी मुंबई में हालांकि मीटिंग हुई थी, वहां से नाराज होकर चले गए थे, क्योंकि इस सीट पे जो है घर में ही काफी, एक घर में 2-2 टिकट ऐसी कई जगह हुआ है। कहा ससुर को टिकट दिया है तो बहू को भी टिकट की मांग की जा रही है, कहीं एक घर में सांसद है तो विधायक के लिए भी वो टिकट की मांग की जा रही है। तो ऐसे बहुत चीजें यहाँ पे चल रही है अभी, इसीलिए जो सीटिंग पैटर्न है, ठीक है, ठीक है प्रियंका जी। मनीषा जी, आपके तरफ रुख करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव से लेकर एमवीए सीट शेयरिंग पर जो घमासान मचा है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर है? बता दें कि जो राष्ट्रवादी जो पक्ष है उसके जो दोनों गुट है, अजीत पवार गुट है, उनकी जो है तीसरी जो सूची है अभी थोड़ी देर पहले जारी हो चुकी है। इसके साथ ही जो शरद पवार गुट है उनकी भी जो तीसरी सूची है उसमें 9 उम्मीदवारों का जो नाम है वो सामने आ रहा है। उसके साथ ही अजीत पवार अगर गुट की बात करें तो 4 उम्मीदवारों की जो नाम की सूची है वो जाहिर हो चुकी है। इसके साथ ही जो है शरद पवार गुट है, जो राष्ट्रवादी पक्ष है, उनके जो टोटल उम्मीदवारों की जो लिस्ट है अब तक वो है 76 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जाहिर हो चुकी है। ठीक है। तो चलिए, सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम बात करेंगे झारखंड चुनाव को लेकर। झारखंड में सियासी पारा अपने चरम पर है, नेताओं में बयानबाजियों का दौर चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी नेता सीता सोरेन को लेकर अमर्यादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से झारखंड में सियासी बयानबाजी चल रही है। जहां बीजेपी इरफान अंसारी को लेकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है, तो वहीं इस पूरे मामले पर इरफान अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसमें विपक्षी प्रत्याशी की भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग भी सक्रिय हो चुका है। मामले को लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव, जामताड़ा एसपी और डीसी से पूरे मामले की रिपोर्ट 3 दिनों में तलब किया है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सह झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन को उसकी नैतिकता याद दिलाते हुए जहां इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल बाहर करने की बात बोली है, वहीं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि इरफान अंसारी हेमंत सोरेन के इशारे पर ऐसा बयान दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और सांसद दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर। मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी के एक मंत्री इरफान अंसारी ने जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, उनको रिजेक्टेड माल बोला है। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिए हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस के कहने पर ऐसा किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के निर्देश पर किया है, क्योंकि सीता सोरेन जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। हमारी बहन है
हमारी ही बहन नहीं, वो आदिवासी बहन है। उतना ही नहीं, वो झारखंड की बहन है, माता है, माँ है। और इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना, अब तक हमारी सरकार रहती तो मैं गिरफ्तार करवा करके अभी इनको रांची के जेल में बंद कर देता। समय का इंतजार कीजिए, 23 के बाद हमारी सरकार आने वाली है और ऐसे लोग खेल के तो चलिए अब इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ झारखंड से मुकेश खत्री जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ तनुज दीक्षित भी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ घमासान मचा हुआ है इरफान अंसारी के बयान पर? अब यहां पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है, लेकिन वहीं सीता सोरेन को यहां पर मां की उपाधि, बहन की उपाधि दी जा रही है और उस पर इस तरह का बयानबाजी आखिर किस ओर इशारा कर रहा है और यहां पर जो अनुसूचित जनजाति है उन पर क्या असर हो रहा है? जी मुकेश जी, लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर लगता है टेक्निकल लैग है। जी मुकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ बोलिए। हाँ, तो मुकेश जी आपसे सवाल ये है कि इरफान अंसारी के बयान पर, जो कि सीता सोरेन पर उन्होंने बयान दिया एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, जी हलचल इरफान अंसारी के बयान पर सबसे पहले शुरुआत हुई, क्योंकि इरफान अंसारी की जो बयान है उसको लेकर जो महिलाओं का आक्रोश है वो भी झारखंड में देखने को बन रहा है। हालांकि जो आदिवासी महिला है उन्होंने ST SC थाना में इसके लिए शिकायत भी की है। वही बात करें कांग्रेस की खेमे की, तो अभी उनके साथ जो INDI के गठबंधन होने हैं उस गठबंधन में अभी भी दरार दिख रहे हैं। उनकी बातें अभी तक तय नहीं है कि वो 70 सीट में ही लड़ेंगे कि उससे ज्यादा लड़ेंगे। तो अभी ऐसे में कई जगह दोस्ताना भी लड़ाई INDI गठबंधन में देखने को मिल रहा है। वही जो NDA गठबंधन है वो बिल्कुल अपने लिए तैयार है। कल बाबूलाल मरांडी जो है वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान और जो कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय वो वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ अगर बात करें कि बीजेपी झारखंड में 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जहां 2 सीटों पर नामांकन होना बाकी है। अभी 66 का जो है नामों की घोषणा हो चुकी है। जो 2 नाम बचे हुए हैं उसमें एक नाम बरहेट है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़ा हो रहे हैं, तो अभी बीजेपी वहां के लिए कैंडिडेट नहीं दे पाई है। और दूसरा जो सीट है वो है टुंडी। आंसू उसके लिए दावा किए हुए कि वो सीट में हम लड़ेंगे और अभी बीजेपी ने उसकी घोषणा नहीं की है। देखने वाली बात होगी कि टुंडी और बरहेट से प्रत्याशी किसको बनाया जाता है। ठीक है मुकेश जी, यहाँ पर तनु जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस बयान का चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? अनुसूचित जनजाति आखिर इसको किस तरीके से लेंगे और क्या असर पड़ेगा इसका? निम्मी जी, निश्चित रूप से कभी भी महिला के लिए की गई टिप्पणियों का असर हम सतयुग काल से देखते आ रहे हैं, तो पड़ेगा चुनाव पे। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स जो है कई बार कई सारी टिप्पणियों की वजह से भी तालमेल और असमंजस खो देते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका असर तो पड़ेगा ही। साथ में देखिए जिस तरीके से झारखंड के अंदर सीट शेयरिंग का विषय है, तो बीजेपी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वे मात्र 68 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और 66 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुकी हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 42 और कांग्रेस लगभग 30 सीटों पर, यानी 72 सीटों पर मिलाकर के ये घटक दल के साथ में और ये दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि जो टकराव है या चुनाव है वो महज 2 पार्टीज के बीच में सिमट करके रहने वाला है। ऐसे में जो पुरानी स्थितियां देखी अभी तक हमने झारखंड के अंदर और जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बने हैं, उससे जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल पिछली बार बराबर 25-25 सीटों के साथ पिछले चुनाव में विधानसभा में मौजूद थे। ऐसे में ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जो नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बार देखने को मिल सकता है, जिसके अंतर्गत ये जो जिस तरीके से चंपई सोरेन ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को बीच में घोटाले और उनके चलते जो जेल का सामना करना पड़ा, इस तरीके के जो भी मामले हैं, इन सभी के चलते ये सारी चीजें जो है इस बार चुनाव पे इफेक्ट करेंगी झारखंड की। ठीक है तनु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपको बता दें, झारखंड में आदिवासी और महिला अस्मिता पर घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर इरफान अंसारी
पर ने जो बयानबाजी की है, इसको लेकर अब झारखंड का जो चुनावी माहौल है वो गर्मा चुका है। चलिए यहाँ पर सत्ता के